हम पहुंच चुके थे ना स्पेशल मेजॉरिटी तक। तो कल हम संसद की जो कार्य प्रणाली है, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। कल हम बात कर रहे थे संसद की कार्य प्रणाली को और विशेष रूप से आर्टिकल 368 पर बात कर रहे थे। आर्टिकल 368 क्या है? अमेंडमेंट का प्रोविजन है। अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान हमें आर्टिकल 368 में मिलता है। आर्टिकल 368 दो हमें ये बताता है कि हम कैसे इस पे हमें किस तरीके की मेजॉरिटी चाहिए होगी सामान्य संवैधानिक संशोधन करने के लिए। तो संशोधन लाने के लिए संविधान में अगर कोई भी संशोधन लाना है तो हमें आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ती है। और आर्टिकल 368 के संशोधन में स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। यदि हम कोई भी बदलाव करना चाह रहे हैं तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम वो संशोधन कर सकते हैं। और कल हमने स्पेशल मेजॉरिटी की बात की थी कि आधे जो सदस्य जो उस हाउस के सदस्य हों वो उपस्थित होने, वो वोट करें, और 2/3 जो मौजूद हों और प्रेजेंट ऑन वोटिंग। तो हाफ, मोर देन हाफ, 50% प्लस हाफ प्लस ऑफ members of the house, total members of the house, और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये दो अलग अलग क्राइटेरिया कल हमने इस पर चर्चा भी की थी कि किस तरीके से ये लागू होते हैं। आर्टिकल 368(3) ये कुछ विशेष परिस्थितियों की बात करता है। ऐसी कुछ परिस्थितियां, एंट्रेंच्ड प्रोविजन, विशेष परिस्थितियों की बात करते हैं। कुछ ऐसे संवैधानिक परिस्थितियां हैं जिनके लिए आपको इस स्पेशल मेजॉरिटी से भी ज्यादा कुछ चाहिए, और वो है जिनमें हम फेडरल कैरेक्टर को बदल रहे हैं। कोई भी संवैधानिक प्रावधान जो फेडरल कैरेक्टर को, जो संघीय चरित्र को बदलने की बात करता है, संशोधन की बात करता है, तो उसको हम एंट्रेंच्ड प्रोविजन कहते हैं। मतलब हमने उनको एक ग्रुप कर दिया है कि ये ऐसे हैं जो विशेष रूप से, वैसे तो संशोधन सभी महत्वपूर्ण है पर ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो लेजिस्लेटिव चेंज ला रहा है ये कौन ला रहा है? यूनियन लेजिस्लेचर ला रहा है। तो जब यूनियन लेजिस्लेचर कोई बदलाव ला रहा है तो उसको जो फेडरल कैरेक्टर है भारत का, उसको भी याद रखना चाहिए कि हम जो है, भारत एक फेडरल देश है, हम यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है। तो हमें अपने राज्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना लगे कि हमारे राज्यों को ये लगे कि केंद्र सरकार अपनी मनमानी से संघ की सरकार, केंद्र की सरकार अपनी मनमानी कर रही है। तो ऐसे में जो प्रावधान उनको प्रभावित करते हैं उनको बदलने से पहले उनकी स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है, और कम से कम आधे राज्यों को, उस स्पेशल मेजॉरिटी के बाद आधे राज्यों को, आधे से अधिक राज्यों को उसके पक्ष में वोट देना होगा, तभी वो जो संवैधानिक संशोधन है वो बिल पास हो सकेगा। और इसके लिए ये भी ध्यान रखिएगा, स्पेशल मेजॉरिटी में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। दोनों हाउसेस को सेपरेटली पास करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए दोनों को
अलग अलग पास करना होता है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं की जा सकती है। साधारण बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, परंतु इस बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। ये जो एंट्रेंस्ड प्रोविजन है ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, अगर यूनियन अपने यूनियन लिस्ट को बदलना चाहती है, वो चाहती है कि हमारे पास शक्तियां बढ़ जाएं, तो ऐसे में 14 आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, अगर राज्यों की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें कोई बदलाव किया जा रहा है। हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरीज में कोई बदलाव, हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज में कोई बदलाव किया जा रहा है। यूनियन जुडिशरी अंडर द यूनियन, हाई कोर्ट इन द स्टेट, लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो संबंध होते हैं विधायी संबंध बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ऐसी किसी भी चीज को बदलते समय ये उनको आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। 7वें शेड्यूल की किसी भी लिस्ट को बदलने के लिए, 7वां शेड्यूल क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो क्योंकि यूनियन लिस्ट और ये सब डिफाइन करती हैं कि किस राज्य कौन सा कार्य यूनियन की शक्ति का है, कौन सा कार्य स्टेट की शक्ति का है, तो उसमें अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हो तो आपको आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, अगर हम राज्यों की जो नंबर ऑफ सीट्स को बदलना चाहते हैं कि किस राज्य से, सभी राज्यों से सीटें बटी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने एमपी आएंगे, मध्य प्रदेश से कितने आएंगे, हर एक राज्य के नंबर्स फिक्स हैं, 72 आएंगे, तो ये नंबर्स फिक्स हैं। अगर कोई एक समय पर सरकार चाहे कि नहीं यूपी की सीट बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना होगा जिसमें 14 राज्यों की सहमति भी आवश्यकता होगी। और अगर किसी कोई भी आर्टिकल 368 में भी कोई बदलाव किया जा रहा है, कल को आर्टिकल 368 में ही बदलाव कर दिया जाए कि हमें विशेष उसकी जरूरत नहीं है बहुमत की, हम साधारण बहुमत से भी कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे में कोई भी बदलाव अगर आर्टिकल 368 में लाया जा रहा है तब भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ विशेष प्रावधान हैं जो हमारे संविधान को चलाते हैं। अब हम बिल की बात करते हैं। हमारे जो बिल पास होने की प्रक्रिया क्या होती है, जब कोई बिल, हमने बिल कितने तरीके के बिल पढ़े सर? 4 टाइप्स। 4 टाइप, चलो बताओ कौन कौन से थे? मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड ऑर्डिनरी बिल, एंड लास्ट वाला था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। करेक्ट। तो ये 4 तरीके के बिल। एक और तरीके का, वैसे कोई अलग तरीके का बिल नहीं है, वो ऑर्डिनेंस को उसको भी रखा गया था, पर ठीक है, ये 4 तरीके के हमारे पास बिल होते हैं। तो ये जो बिल होते हैं, ये जब कानून बनते हैं तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो प्रक्रिया क्या होती है, तो वो प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे एक हाउस से दूसरे हाउस, क्योंकि दोनों हाउसेस की सहमति आवश्यक होती है हमें बिल पास करने के लिए, तो प्रक्रिया कैसे काम करती है उसकी बात करते हैं। तो जो बिल होता है उसको 3 स्टेज पास करनी होती है, 3 उसको चरण पास करने होते हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, इनको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग।
तो ये बेसिक प्रोसेस है जिसके बाद कोई भी बिल यूं ही नहीं पास किया जाता। ठीक है, उस बिल को पास किए जाने का जब संसद में रखा जाता है किसी भी बिल को, तो उसका उद्देश्य होता है कि ये बिल सबके द्वारा डिस्कस किया जाए, संसद के सदस्यों के द्वारा और आम जन के द्वारा भी इसको एक हद तक डिस्कस किया जाए। कम से कम संसद सदस्यों द्वारा इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी चीज है, हम एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं देश की पॉलिटी में, तो उससे पहले गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। तो जो फर्स्ट स्टेज रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग जो होती है वो उसी हाउस में होती है जिसमें कोई भी बिल जो है, एक्सेप्ट जैसे मनी बिल को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी बिल किसी भी हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोनों हाउसेज में इनको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जो बिल को मूव करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मूव करना, तो जो इंट्रोड्यूस करता है या मूव करता है वो बिल का टाइटल पहली बार पढ़ता है, और अगर उसका कोई विरोध ना हो, अगर उसका कोई विरोध ना हो तो बिल को वॉइस वोट के द्वारा, जो पार्लियामेंट में वोट देने के दो सिस्टम है, वॉइस वोट है, दूसरा है मतलब जो प्रॉपर वोट होता है, डिवीजन ऑफ वोट। वॉइस वोट होता है कि साधारणतः, क्योंकि जो संसद में समय समय पर जो संसद सदस्यों के ओपिनियन की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो ऐसी आवश्यकताओं में जो वॉइस वोट होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर इस बात को मान के रखा जाता है कि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति होगी, कि नॉर्मल बिल है, बजट है, वो अभी प्रस्तुत किया गया है, तो इस बात को जनरली अपोज नहीं किया जाता। ठीक है, बिल प्रस्तुत हुआ है, क्योंकि जब वो प्रस्तुत होगा, जब चर्चा में आएगा, उसके बाद उसकी वोटिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वॉइस वोट में हम सभी लोग, वो कभी आपने संसद की कार्रवाई देखी होगी तो टेबल को बजाकर या इस तरीके के सुर से वो उसको एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ जी, ये वॉइस वोट से मेजॉरिटी लोगों ने अपनी सहमति दे दी। दूसरे तरीके का वोट होता है जिसमें बाकायदा वोट, एक एक वोट गिना जाता है कि कितने सदस्यों ने इस तरफ वोट दिया और कितने सदस्यों ने उस तरफ वोट दिया, ताकि हमें क्लियरली नंबर पता रहे, ये ना रहे कि कहीं कोई संदेह की बात थी, कि कहीं कुछ संदेह था, संदेह रह गया और ये जो बिल है या कोई जो भी मसला है वो लोग ठीक तरीके से वोट नहीं हो पाया। तो उस स्थिति में डिवीजन ऑफ वोट, उस डिवीजन ऑफ वोट में एक बटन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दबाना होता है, उसके बाद आज के समय में वो इलेक्ट्रॉनिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। और अगर इसका विरोध होता है तो जो प्रतिपक्ष होता है, जो अपोजर होता है, वो बिल के प्रतिपक्ष में क्यों वो उसका विरोध करना चाहता है, वो अपनी बात को रखता है। तो जब पहली स्टेज कोई भी बिल अपना पास कर लेता है, जो इंट्रोडक्शन या मूव करना बिल को जिसको बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस हो जाता है बिल, तो उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, तो लोकसभा के केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो बिल को पब्लिश होने के लिए, गजट में पब्लिश होने के लिए भेजते हैं, ताकि सभी को पता रहे कि किस तरीके का बिल मूव हो रहा है। और कभी कभी गजट में ये बिल इन एडवांस भी छाप दिए जाते हैं। ठीक है, पहले से लोगों की सूचना। गजट में छापने का उद्देश्य क्या है? गजट में जो छापने का उद्देश्य है कि कोई भी बिल जो सरकार ला रही है तो वो आम जन को पता रहना चाहिए कि किस तरीके का बिल लाया जाने वाला है। इसके बाद आती है सेकंड रीडिंग।
सेकंड रीडिंग कानून बनाने की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण स्टेज ये होती है। यहाँ पर कई तरीके से चीजों को किया जा सकता है। पहला कि ये सीधा का सीधा हाउस फॉर कंसिडरेशन चला जाए, हाउस सीधा सीधा उस पर चर्चा, कोई बिल प्रस्तुत हुआ, बिल पर सेकंड रीडिंग के दौरान वो डायरेक्टली ये मान ले कि चलो ठीक है इस पर चर्चा करते हैं, इसको बिल को फाइनल करना है। दूसरा ये हो सकता है कि ये सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस के पास चला जाए। जो हाउस है, जो पार्लियामेंट है, उसकी अपनी सेलेक्ट कमेटीज हैं, तो वो कमेटीज विशेष अपनी वो रखती हैं समझ, तो उन सेलेक्ट कमेटीज के पास भी भेज सकते हैं। और तीसरा ये कर सकते हैं कि हम जॉइंट कमेटीज के पास भेज दें। चौथा ये कर सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के लिए उस बिल को भेज दिया जाए। तो ये कुछ कार्रवाई जो है, ये चारों तरीके के एक्शन लिए जा सकते हैं। ये उस समय के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस का जो मत होता है उसके अनुसार ये फैसला लिया जाता है कि इस बिल का करना क्या है, कि हाउस सीधा उससे चर्चा में ले आए, हाउस उसको सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी के पास डिटेल्ड रीडिंग के लिए भेज दे, पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज दे। जो सेलेक्ट कमेटी की स्टेज होती है वो सेकंड रीडिंग के दौरान होती है, और ज़्यादातर जो क्रिटिकल बिल्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं, क्योंकि सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हो सकता है उतनी समझ ना रखते हों, विषयों की वैसी समझ ना रखते हों, तो उस समझ के लिए, ठीक है, उस समझ के लिए कि वो उस समझ को हासिल करें, उस समझ को जाने, और उस बिल को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए, और जो लोग एक्सपर्ट हैं उस विषय के वो उस बिल पर अपनी राय दें और सभी को समझाएं। तो ऐसे में उस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास, जो पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटीज होती हैं, उनके भीतर भेजा जाता है, वहां पर उनका गंभीर अध्ययन किया जाता है और अपनी राय दी जाती है। चेयरमैन कमेटी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स द्वारा बनाए जाते हैं। बिल को क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक पॉइंट को बिल के एक क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया जाता है। उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं और विटनेस होते हैं उनको अपनी राय देने के लिए बुलाया जाता है। सेलेक्ट कमेटी स्टेज के बाद आती है रिपोर्ट स्टेज। रिपोर्ट स्टेज में सेलेक्ट कमेटी हाउस को, जिस भी हाउस ने उसको दिया है, 3 महीने के भीतर अपनी राय देती है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, और जो फैसला होता है सेलेक्ट कमेटी में वो मेजॉरिटी द्वारा लिया जाता है। इसके बाद जो रिपोर्ट ऑफ सेलेक्ट कमेटी है, जो सेलेक्ट कमेटी ने अध्ययन किया उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाई है, उसको हाउस के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है, और उसके बाद उसके हर एक क्लॉज बाय क्लॉज उस पर वोट डाला जाता है। उसके एक एक पहलू पर चर्चा होती है और वोट क्लॉज बाय क्लॉज उस पर डिस्कशन होकर उस पर वोट किया जाता है। इस तरह से सेकंड रीडिंग ओवर होती है। तो जो सेकंड रीडिंग हो गई वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है, जिसमें बिल को सबसे गंभीरता से पढ़ा जाता है। पहली स्टेज में केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब देखते हैं तीसरी स्टेज में अमेंडमेंट्स नहीं अलाउ किए जाते हैं। जैसे सेकंड स्टेज में क्लॉज बाय क्लॉज हम कर रहे हैं, हमने उसमें 25 क्लॉज रखे हैं उस बिल के अंदर में, तो हर एक बिल पर, हर एक क्लॉज पर चर्चा होगी, एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी, और हो सकता है हम उस पॉइंट में कोई बदलाव, अमेंडमेंट कर दें, जैसा भी सुझाव आए। परंतु थर्ड रीडिंग में इसके बाद वो वोटिंग के लिए आती है बेसिकली, और इस स्टेज में मेंबर्स को वोट देने का, उसको अमेंड करने का, उसके क्लॉजेस को अब अमेंड करने का अधिकार नहीं होता, बल्कि वो उसके जनरल कैरेक्टर को, बिल के जनरल कैरेक्टर को चर्चा में ला सकते हैं कि ये बिल सही है या बिल गलत है। तो बिल को एज अ होल ऑन वोट प्रस्तुत किया जाता है, फॉर वोट प्रस्तुत किया जाता है कि इस बिल पर एज अ होल, नॉट क्लॉज बाय क्लॉज। सेकंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज था, यहाँ पर
एज अ होल, और अगर वो बिल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करके दूसरे हाउस को भेज देता है, जहां पर सेम 3 आइडेंटिकल स्टेजेस से वो बिल पास होता है, वहां से गुजरता है। अगर ये बिल तीनों स्टेजेस पास कर लेता है दोनों हाउसेस के, तो प्रेसिडेंट के पास उनकी राय के लिए, उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है, और अगर वो सहमति दे देते हैं तो एक्ट में बन जाता है। अगर दूसरा हाउस पहले हाउस से एग्री नहीं करता और वो उस बिल को पास नहीं करता, तो वो उसमें सजेशन दे सकता है या अमेंडमेंट प्रपोज कर सकता है। जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हों, तो दोनों मतलब जो अमेंडमेंट एक हाउस ने प्रस्तुत किए, वो दूसरे हाउस को यदि वो उससे सहमत नहीं है, वो उस पर चर्चा करेगा, और वो कहता है कि नहीं नहीं, हमारे जो हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे। मतलब दोनों हाउसेस के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, तो ऐसे उसमें जॉइंट सिटिंग कॉल की जा सकती है दोनों हाउसेस की, और जो मेजॉरिटी से होगा उसके अनुसार उसको पास किया जाएगा। तो ये एक विशेष परिस्थिति है जॉइंट सिटिंग की। अभी तक कम ही केसेस में जॉइंट सिटिंग हुई है, कुछ मामले हैं जब जॉइंट सिटिंग से कानून पास हुए हैं, पर ऐसे बहुत ज्यादा केसेस नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद वो क्या कर सकते हैं? जब बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा, तब क्या किया जा सकता है? सर वो वो उस पे अपना रिकमेंडेशन के लिए assent दे वापस दे सकते हैं या फिर वो साइन करके अपना दे सकते हैं वापस। ठीक है, तो वो दो चीज कर सकते हैं, या तो अपनी सहमति दे सकते हैं कि हाँ जी आई एग्री, या वो अगर उन्हें लगता है कि नहीं इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, तो वो बदलाव भी प्रपोज कर सकते हैं, और हाउस को कह सकते हैं कि आप अपने बिल को रिकंसिडर कर लीजिए। और उसके बाद अगर दोबारा से वो बिल पास हो जाता है विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, सेम बिल दोबारा पास हुआ दोनों हाउसेज के द्वारा, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को उसको सहमति देनी ही होगी, वो बाउंड है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, जो अच्छा खासा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इसके द्वारा हमारी जो संसद होती है वो कानून बनाती है। यही हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो मतलब ये प्रोसेस का जो डिजाइन है ये बहुत अच्छा है, परंतु बहुत बार ये प्रोसेस जो है बाईपास होता है। कभी कभी बिल थोड़े जल्दी में पास होते हैं, तो इसके लिए जो सत्ता दल, अपोजिशन दल एक दूसरे को शिकायत भी करता रहता है। अब इसके अलावा पार्लियामेंट के कुछ और विशेष प्रोसेसेस हैं, जैसे क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर तो आपने सुना होगा, प्रश्नकाल। जो प्रश्नकाल है उसमें जो संविधान, जो हमारा संसद है उसका पहला घंटा, संसद अपने कार्रवाई का 1 घंटा, पहला घंटा जो है प्रश्नकाल के लिए रखता है, जिसमें सभी सदस्य, जो उसके सदस्य हैं, वो अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने जवाबों को सुन सकते हैं। वो अपने सवाल पूछते हैं पार्लियामेंट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनको जवाब देना होता है। कोई भी सवाल जैसे जो उन्हें लगता है कि ये किया गया, क्यों किया गया, ये गलत है, या जो भी उनको लगता है, तो वो उस पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बाध्य है उस पर अपनी राय देने के लिए, उन सवालों का जवाब देने के लिए। तो जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस हैं वो एक तरीके से पार्लियामेंट किस तरह से गवर्नमेंट की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की फंक्शनिंग है उस पर कैसे नजर रखती है, उसका एक तरीका है। किसी भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई के संबंध में वो प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसको उस पर जवाब देना ही होता है।
बाद 0 आवर होता है। 0 आवर पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद लगभग मतलब यूजुअली कोई ऐसा फिक्स नहीं है, सामान्यतः 11 से 12 तक प्रश्न काल होता है। उसके बाद 0 आवर होता है। तो कोई प्रश्न काल के बाद जो पहला घंटा है, 1 घंटे के बाद क्वेश्चन आवर के बाद ये 0 आवर शुरू होता है। और इस 0 आवर में सदस्य ऐसे विषय, ठीक है, जो उन्होंने पहले से स्पीकर को फ्लैग किए हों उनको चर्चा के लिए ला सकते हैं, उनको रेज कर सकते हैं। जो हमारे प्रश्न काल जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें अलग अलग तरीके के 4 तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। पहला है स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और एड्रेस क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स। तो ये 4 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो सरकार से संबंधित ना हो बल्कि किसी एक विशेष सदस्य, किसी प्राइवेट मेंबर से संबंधित हो। तो ये 4 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जहां पर मेंबर चाहते हैं कि ओरल आंसर दिया जाए, कि हाउस में आकर जवाब दे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जनरली जो मिनिस्टर होता है, जो उस मंत्रालय का मिनिस्टर होता है, वो उसका जवाब देता है। तो स्टार्ट क्वेश्चन में ये अपेक्षा होती है कि वो सदस्य आएगा और वो मिनिस्टर आएगा और उस संसद सदस्य के, उस सांसद के प्रश्न का जवाब देगा ओरली, ठीक है। तो इसमें एक स्टार लगा होता है, एस्टेरिक मार्क लगा होता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि सांसद ये चाहते हैं कि हमारे को ओरल आंसर की जरूरत नहीं है, आप केवल लिखित जवाब हमें दे दें, क्योंकि मिनिस्टर और संसद की कार्रवाई का एक बड़ा समय इस क्वेश्चन आवर में जाता है। तो एक लिमिट से ज्यादा स्टार्ट क्वेश्चन नहीं दिए जा सकते हैं। तो आप जो है कुछ क्वेश्चंस के लिखित जवाब भी मांग सकते हैं। फिर है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अगर कोई अर्जेंट इशू खड़ा हो गया है तो संसद सदस्य शॉर्ट नोटिस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट मैटर पर भी, किसी बिल पर, रेजोल्यूशन पर या संसद की किसी कार्रवाई पर जो है कोई अन्य क्वेश्चन जो है सदस्यों के लिए, प्राइवेट मेंबर्स के लिए भी, जिनमें सरकार शामिल ना हो, वो पूछे जा सकते हैं। अब संसद में जो कार्रवाई होती है उसमें मोशंस और रेजोल्यूशन ये पास किए जाते हैं, मूव करना है। तो किस तरह से अपनी आवाज को, मतलब ये टूल है मोशंस और रेजोल्यूशन, ये औजार हैं जिनके द्वारा सांसद अपनी आवाज को पार्लियामेंट के हाउस पर रेज कर सकते हैं। अपने द्वारा जो भी उनको इश्यूज, महत्वपूर्ण इशू लगते हैं, उनको वो वहां पर लेकर आ सकते हैं, संसद के पटल में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला मोशन। मोशन क्या है? मोशन जो है एक प्रपोजल है। हाउस के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया कि वो अपनी राय, अपना ओपिनियन इसके बारे में जारी करे, इसके बारे में प्रस्तुत करे। तो कोई भी जो भी क्वेश्चन होगा, जो कोई भी सवाल आपके मन में है या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी राय, ठीक है, वो जारी करे, तो ऐसे में वो मोशन, और हाउस की क्या राय है उस विषय के बारे में वो पता चले,
तो इसके लिए मोशन जारी किए जाते हैं। हम प्रस्ताव बोलते हैं। किसी को पता मोशन की हिंदी क्या होती है? आई मूव, ठीक है, इसकी चेक कर लेना हिंदी इसकी क्या होती है। पर मोशन का मतलब है कि हम ये चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर, ठीक है, कोई भी मुद्दा सर हमें लगता है जो प्रस्ताव, रेजोल्यूशन को क्या बोलते हैं फिर? सर उसको भी प्रस्ताव बोलते हैं और मोशन को भी प्रस्ताव बोल सकते हैं। दोनों एक नहीं बोलते होंगे। वो रेजोल्यूशन का प्रस्ताव तो मेरे दिमाग में आ रहा था, पर वो शायद कुछ और होना चाहिए। ठीक है, जो भी फिर होगा, समावेदन, समावेदन ऐसा कुछ होगा शायद। सर मैंने सर्च किया अभी यही दिखा रहा। समावेदन, वेरी। तो मोशन जो है ये इसलिए इशू किए जाते हैं कि हमें हाउस की राय पता चले किसी विशेष मुद्दे पर। जो वो हाउस है वो क्या सोचती है, उसके सदस्यों की राय क्या है। ठीक है, तो इसके लिए 3 तरीके के मोशन हो सकते हैं: सब्सटेंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन एंड सब्सिडरी मोशन। ठीक है, तो ये सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल है, जैसे कि मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है, मोशन ऑफ एडजर्नमेंट, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मोशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, सब ये मोशन किया जाता है, समावेदन किया जाता है कि हम कार्रवाई को खत्म करने का, एडजर्नमेंट का, कि आज की कार्रवाई को स्थगित किया जाए, एडजर्नमेंट मोशन लाते हैं, या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, या हम मोशन टू थैंक्स, ठीक है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद जो मोशन टू थैंक्स आता है वो मूव करते हैं। तो ऐसे प्रस्ताव मूव किए जाते हैं जिसमें सब वो जो हाउस है, जो सभा है, वो अपनी राय देती है। फिर है सब्स्टिट्यूट मोशन, ठीक है, वो ओरिजिनल मोशन को सब्स्टिट्यूट या उसको अल्टरनेट करने के लिए मूव किए जाते हैं, वो सब्स्टिट्यूट मोशन कहलाते हैं। तीसरी कैटेगरी है सब्सिडरी मोशन की। सब्सिडरी मोशन ऐसे हैं जो दूसरे मोशन से रिलेटेड तो हैं, ठीक है, उससे संबंधित हैं, एंसेलरी हो सकते हैं, सुपरसीडिंग हो सकते हैं, या अमेंडमेंट हो सकते हैं। जो एंसिलरी उससे जुड़े हुए मोशन हो गए, सुपरसीडिंग मोशन जो किसी चर्चा से को बदल कर उसको सुपरसीड करने वाले मोशन, और अमेंडमेंट मोशन जो उस मोशन की ओरिजिनल नेचर को बदल कर दूसरे नेचर उसकी करने वाले मोशन को, ये 3 तरीके के मोशन प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने काफी इसको इसमें से जो सुना होगा। अब अगला जो टर्म इसी तरीके का है वो है रेजोल्यूशन। तो जो रेजोल्यूशन होते हैं वो सब्सटेंटिव मोशन की कैटेगरी में, सभी रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, ठीक है, हम जैसे हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत किया और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, तो वो जब जो रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है, रेजोल्यूशन मतलब उसने अपना रिजॉल्व दिखा दिया, अपना जो संकल्प है वो जाहिर कर दिया, तो वो स्थिति में वो रेजोल्यूशन पास्ड माना जाता है। सभी रेजोल्यूशन सब्सटेंटिव मोशन की कैटेगरी में आते हैं, बट सभी सब्सटेंटिव मोशन रेजोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आते। तो बेसिकली ये सब्सटेंटिव मोशन का एक सबसेट है। जो मोशन अलग अलग तरीके के मोशन है, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जिसकी अभी मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है
उसका मूल आधार है कि हमारी हमारी जो प्रणाली है, हमारा जो आर्टिकल 75(3) कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक काम करेगी जब तक वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस उसको हासिल है। यदि किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा का कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है तो वो काम नहीं करेगी, उसे अपने पद को तुरंत छोड़ना पड़ेगा। वो लोकसभा के कॉन्फिडेंस के बिना काम नहीं कर सकती। अब लोकसभा के कॉन्फिडेंस का मतलब सर मेजॉरिटी इन लोकसभा। हाँ, मतलब लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य उसको उससे सहमत हो, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सपोर्ट करते हो। ठीक है, जो भी मंत्रिमंडल है उसको आधे से अधिक सदस्य सपोर्ट करते हैं। अगर किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसी सरकार, जिसको हम सरकार बोलते हैं, ठीक है, वो सरकार को आधे से अधिक सदस्य सपोर्ट नहीं करे, आधे से कम ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं अल्पमत की सरकार। ठीक है, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट, माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो अल्पमत में आ जाती है। जैसे ही अल्पमत में सरकार कोई आएगी तो सरकार का गिरना तय है, वो सरकार फिर अपने आप में खत्म कर दी जाएगी। तो ये जानने के लिए कि क्या उस सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हासिल है या नहीं है हासिल, तो ये जानने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मोशन है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार बाध्य है अब रिजाइन करने के लिए। ठीक है, और चाहे प्राइम मिनिस्टर उसके लिए डिसोल्यूशन ऑफ हाउस रिकमेंड करे ना करे, परंतु सरकार का जो रिजाइन करना वो कंपल्सरी है। अच्छा, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो क्या लोकसभा को भंग किया जाना आवश्यक है? सॉरी। यस सर। सर प्राइम मिनिस्टर अपना रिकमेंडेशन देते हैं ना प्रेसिडेंट को अपने टर्म से पहले ही कि आप डिसोल्यूशन। ये जरूरी नहीं है, ये प्रेसिडेंट के विवेक पर है। अगर वो रिकमेंडेशन कर भी दे डिसोल्यूशन की, क्योंकि हो सकता है लोकसभा में एक मंत्रिमंडल उसमें ना हो, बहुमत में ना हो, पर कोई दूसरा मंत्रिमंडल बहुमत में आने की कैपेसिटी में हो। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई मतलब कोई लेजिबल अपना क्लेम करता है कि हाँ हम सरकार बनाएंगे और हमारे पास बहुमत हासिल है, हमारे पास ये नंबर हासिल है, तो प्रेसिडेंट हमें ये मौका दे, तो मौका दिया जा सकता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर रिजाइन करती है, अगर वो अल्पमत में आती है, तो कोई आवश्यक नहीं है, वो किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। दोनों परिस्थिति है कि लोकसभा को भंग करके दोबारा से नई लोकसभा का चुनाव करवाया जाए, या उसी लोकसभा में से किसी दूसरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के द्वारा सरकार बनाई जाए, जैसा कि पिछले इतिहास में कई बार हो भी चुका है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को जो ये बहुमत को साबित करने की कोशिश करता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। इसका उल्टा भी होता है, वो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जब कोई नई लोकसभा चुनकर आती है। तो लोकसभा जब चुनी जाती है तो उस समय जो मंत्रिमंडल बनता है, उस मंत्रिमंडल को सबसे पहले अपना बहुमत साबित करना होता है संसद के पटल पर। संसद में जाकर अपना बहुमत जारी करना होता है, अपना बहुमत स्थापित करना होता है। और मोशन, एक बार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाता है, जारी हो जाता है, तो उसके 10 दिन के अंदर ही मतलब उसको तुरंत पास करना होता है। इस मोशन को ऐसा टाला नहीं जा सकता कि नहीं ठीक है हम बाद में देखेंगे, कर देंगे, बाद में होगा नो कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं है।
क्योंकि संसद की कार्रवाई को ये समझते हुए कि भाई इसकी अपनी सेंटिटी है, और जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुमत में नहीं है तो इसलिए उसको प्रायोरिटी पर लेकर एक निश्चित समय के भीतर में खत्म किया जाता है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसे विड्रॉ भी किया जा सकता है, और प्रस्तुत भी जो है एक जो सिग्नेटरीज के साइन के द्वारा ही हो सकता है। राज्यसभा के अंदर में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास मूव नहीं किया जा सकता, वहां इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो संविधान के द्वारा डायरेक्टली लोकसभा के द्वारा ही चुनी जाती है। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद अगला मोशन है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन सेंसर मोशन के लिए, जहां नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, सेंसर मोशन के लिए कारणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी सरकार की जो किसी विशेष नीति, किसी एक्शन की भर्त्सना करने के लिए कि हम आपके इस काम को, इस जो आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी एक्शन लिया है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको सेंसर करते हैं, ठीक है, उसकी भर्त्सना करते हैं। तो ऐसे में सेंसर करने के लिए, सरकार की पॉलिसी या एक्शन की वो करने के लिए ये सेंसर मोशन मूव किए जाते हैं, और जिनके लिए कारण दिया जाना जरूरी होता है। सेंसर मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है, इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकता है, उसकी किसी विशेष कमीशन या ओमिशन, किसी गलती के कारण, या तो उसने कोई गलत किया है या उसने कोई काम सही काम नहीं किया है, तो कमीशन एंड ओमिशन के लिए ये मूव किया जाता है। एडजर्नमेंट मोशन इसके बाद अगला मोशन है, जहां अगर कोई अर्जेंट इशू है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई अर्जेंट इशू है, तो स्थगन प्रस्ताव, जो भी बिजनेस चल रहा है, जो भी कार्यवाही चल रही है, उसे रोक कर उस विशेष इशू को सुना जाता है, और ऐसा करने के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। ये स्थगन प्रस्ताव होता है कि भाई सभी काम को छोड़कर हमें तुरंत इस काम की ओर ध्यान देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब पार्लियामेंट की कमिटीज की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट की कमिटीज होती हैं बहुत सारी, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, हमने ये पढ़ी है। पार्लियामेंट्री कमेटी, पहले हमने कौन सी कमेटी पढ़ी थी, कुछ थोड़े 1-2 दिन पहले, वो कौन सी कमेटी थी, उनमें कंफ्यूज मत कर देना। अभी 2-3 दिन पहले हमने कैबिनेट कमेटी पढ़ी थी। कैबिनेट कमेटी आर नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी अलग होती है, कैबिनेट कमेटी अलग होती है, दोनों का अपना अपना अलग अलग काम है। कैबिनेट कमेटी बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए ही है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट है उसके सदस्यों की विशेष कमेटी है, उनको किसी विशेष मुद्दे पर सहायता करने के लिए। जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट को, उसके सदस्यों को, उनके द्वारा जो, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि बिल जो पास होते हैं उन पर चर्चा करने के लिए ये पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है। 2 तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटी है भारत के अंदर में, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी वो होती हैं जो हाउस के द्वारा चुनी जाती हैं, नॉमिनेट की जाती हैं और लगातार एग्जिस्टेंस में रहती हैं, स्टैंड करती हैं, मतलब खत्म नहीं होती, भंग नहीं होती।
तो ये परमानेंट एक तरीके से नेचर में होती हैं, ये खत्म नहीं होंगी। तो ये वाली जो कहलाती है परमानेंट कमिटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी कहलाती हैं, हाउस के द्वारा इलेक्ट की जाती हैं या स्पीकर चेयरमैन के द्वारा हर साल इनको नॉमिनेट किया जाता है। कुछ सदस्यों को इन कमिटीज का हिस्सा बनाकर उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, वो परमानेंट नेचर में होती है। इसके बाद अडहॉक कमिटीज। अडहॉक कमेटी ऐसी कमेटी होती है जो स्पीकर चेयरमैन के द्वारा किसी विशेष मुद्दे पर को समझने के लिए, उसको बात करने के लिए बनाई जाती है, किसी जो भी एलोकेटेड मैटर होगा। तो जो हमारी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी मौजूद है लोकसभा के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर में, वो है फाइनेंशियल कमिटीज। उनका जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, नंबर 1 फाइनेंशियल कमेटी फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, जॉइंट कमिटीज दोनों हाउसेस की, हाउस कमिटी डे टू डे बिजनेस के लिए, इंक्वायरी कमेटी जांच के लिए किसी भी पिटीशन या कोई प्रिविलेजेस को जानने के लिए, स्क्रूटनी कमेटी और सर्विस कमेटी। ये कुछ कमिटीज हैं जो ब्रॉडली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे कि फाइनेंशियल कमेटी में कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, ठीक है, ऑफ द लोकसभा, कमिटी ऑफ पब्लिक अकाउंट, पब्लिक पीएससी कमेटी, ये पीएससी कमेटी लगातार काम करती रहती है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जो जितने हमारे पीएसयूज हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग है, उनके लिए एक अलग कमेटी है। इसके अलावा जॉइंट स्टैंडिंग कमेटीज दोनों ग्रुप्स की होती हैं। हाउस कमेटी उसकी कार्रवाई के लिए, सदस्यों के काम के लिए, बिजनेस एडवाइजरी के लिए कि किस तरीके से कार्रवाई को चलाया जाए, इसके लिए हाउस कमेटीज होती हैं। इंक्वायरी कमेटी, कमेटी ऑन पिटीशन एंड कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। स्क्रूटनी कमेटी, ठीक है, जैसे अगर सरकार के जो एश्योरेंस होते हैं, सरकार ने जो एश्योरेंस दिए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, उसकी जांच के लिए कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक, कि जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो पास हो रहा है, उसको जांच करने के लिए ये काम करती है। कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST। सर्विस कमेटी में जनरल पर्पस कमेटी है, हाउस कमेटी है, लाइब्रेरी कमेटी है, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस है। तो ये कुछ विशेष कमेटियां हमारे सिस्टम में, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर मौजूद है। एडहॉक कमिटीज, जो कि विशेष किसी भी मुद्दे से संबंधित जो कमिटीज होती हैं, उन्हें समय समय पर बनाया जाता है, ठीक है। ये ज्वाइंट कमेटी हो सकते हैं। ज्वाइंट कमेटी अगर हम बात करेंगे तो उसमें दोनों हाउसेस का रिप्रेजेंटेशन होगा। जो हमारी इम्पोर्टेंट कमिटीज हैं, जो महत्वपूर्ण कमेटी हैं, उनमें एस्टीमेट कमेटी, जिनके अभी हम बात कर रहे थे, जो इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग कमिटीज हैं। एस्टीमेट कमेटी करीब 30 सदस्य होते हैं। जो भी एनुअल बजट एस्टीमेट है, हमारा बजट में कितना पैसा खर्चा होगा, इसको जांचने का, सरकार ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ भी आंकड़ा दिया, उस आंकड़े को वेरीफाई करने का कि जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो आंकड़ा सही है या गलत है, कोई कमी तो नहीं है, उसके लिए ये बजट एस्टीमेट दिए जाते हैं। और जो सरकार की फिजूल खर्ची है, एक्स्ट्रा वेगेंस है, उसको रोकने का ये कार्य करती है एस्टीमेट कमेटी की। जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, उसको व्यर्थ के पैसे के खर्च को घटाया जाए। इसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी हमारी जो है 22 सदस्यों की कमेटी होती है, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो पब्लिक का खर्चा है, रेवेन्यू है, उस सबको जांच करती है। हम लोग भी, जो हमारे डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो भी उसमें जाकर अपने जो खर्च है वो किसी भी मुद्दे पर हमसे जवाब मांग सकते हैं और उनके समक्ष का जवाब देना पड़ता है पीएससी कमेटी के आगे। देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक
ठीक है। जो भी हमारे PSUs है, PSUs की जो कार्रवाई है उनके अकाउंट को चेक करने के लिए विशेष कमेटी 22 सदस्यों के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य। 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है, और वो सभी अपने मिनिस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट्स को देखते हैं, ग्रांट्स को देखते हैं, जो बिल चेयरमैन और स्पीकर को भेजे जाते हैं उनको एग्जामिन करते हैं। कमिटी ऑन प्रिविलेजेस 25 सदस्यों की एक कमेटी है, और जो संसद सदस्य हैं उनको जो हासिल प्रिविलेजेस है ना, हमारे संसद सदस्य को आर्टिकल 105 के अंतर्गत विशेष प्रिविलेज हासिल है, ठीक है। तो उन प्रिविलेजेस को समय समय पर देखने का काम करती है ये कमेटी ऑन प्रिविलेज। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो डे टू डे बिजनेस है, ठीक है, क्या किस तरीके से आज की कार्रवाई, आगे की कार्रवाई, डे टू डे कब क्या प्रस्ताव रखा जाएगा, उस पर चर्चा कब तक होगी, ये सब जो मोटा मोटा गाइडलाइन क्या हमें इस सेशन में ये काम करने हैं, इसकी बेसिक प्लानिंग और ये जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। और गवर्नमेंट एश्योरेंसेस पर ध्यान रखती है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, जिससे कि गवर्नमेंट ने जो भी एश्योरेंस संसद के पटल पे किए हों उनको वो मॉनिटर कर सके। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? कोई बताएगा? बताइए, व्हाट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, कोई गैस? सबऑर्डिनेट का मतलब हेल्प करना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के लिए, जो हमारे लेजिस्लेटर MP MLA हैं, जैसे वो वर्क कर रहे हैं पार्लियामेंट का, तो उसको करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। नहीं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब है कानून कौन बनाता है हमारे देश में? विधायिका है, विधायिका। ओके, आपका जो ट्रैफिक लाइट पर 500 रुपए का चालान कटेगा, ये कानून किसने बनाया? ट्रैफिक पुलिस ने। कोई भी चालान कराए तो जो हमारी बॉडी है जो चालान काटने वाली है, क्योंकि ये पैसा तो उनके पास नहीं जाता, शायद अलग से ही रहता है, जैसे पुलिस है कोई भी किसी भी स्टेट की, तो वो कानून के बहुत बार एक तो होता है कि कुछ कानून बनाते हैं जो संसद से बनता है, और बहुत सारा कानून ऐसा होता है जो छोटा कानून होता है। जब जैसे ये ट्रैफिक लाइट का कानून है, ये कोई बहुत बड़ा कानून नहीं है, इसको संसद में ले जाने की जरूरत क्या है? 500 रुपए का चालान कटेगा, 750 रुपए का चालान कटेगा। अब संसद का काम ये नहीं है ना कि कहाँ कितना चालान कटेगा, कितने का कटना चाहिए, कितने का कटेगा, ये सब छोटी छोटी चीज। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत बार एग्जीक्यूटिव डिसीजन से भी जारी की जाती है, ठीक है। जैसे अभी आपका ये आया कि चालान जो आप फेस मास्क नहीं लगाओगे तो कभी आया है 2000 रुपए का चालान कटेगा, कभी 500 रुपए का चालान कटेगा। कहीं कानून पास हुआ ये? कोई कहे नहीं सर, पार्लियामेंट में तो पास नहीं हुआ ये। ना तो पार्लियामेंट में पास हुआ, ना ये किसी उसमें पास हुआ, फिर आया कहाँ से? कैसे हम कैसे कोई 500 रुपए ले लेगा? भाई कानून तो होना ही चाहिए ना किसी चीज के लिए। हमारी बेसिक चीज है कि भाई कोई भी चीज कानून सम्मत हो सकती है, रूल ऑफ लॉ है कंट्री के अंदर में। तो ये कैसे हो जाता है? तो जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे DM हुआ,
या जो भी डिपार्टमेंटल होते हैं, हम लोग अपने टैक्स ज्यूरिडिक्शन में करते रहते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट की जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव इसमें ऊपर भी इन्वॉल्व है, तो जो एग्जीक्यूटिव होती है वो समय समय पर कुछ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इशू करती रहती है, जो बेसिकली मूलतः कानून तो नहीं है पर उसका प्रभाव कानून जैसा पड़ता है। तो ऐसे लेजिस्लेशन को हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा लेजिस्लेशन पास कर दिया जाए जो कानून सम्मत ना हो, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत नहीं है, ठीक है, जो संसद जिसके लिए सहमत ना हो, मतलब इन प्रिंसिपल ही गलत होना। अब कोई कह दे कि कोई डीएम अपने क्षेत्र में आदेश जारी कर दे कि भाई कोई अगर मास्क नहीं पहना जाएगा तो पब्लिकली 20 कोड़े लगाए जाए। कर सकता है डीएम के पास ये पावर है, ठीक है, तो वो पास कर दे। कहीं कहीं हमने पीछे वीडियो भी देखे, डीएम थप्पड़ लगा रहा है, कुछ और कर रहा है, तो ये सब हरकत भी कर ही देते हैं। तो ऐसे में, ठीक है, अब ये कानून तो पूरी तरीके से न्यायोचित नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से गलत है। तो ऐसे में ऐसे कानूनों को जानने के लिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ये कमेटी काम करती है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जो इस तरीके के जो फुटकर, मतलब क्या बोलो उसको, मुझे कोई शब्द नहीं सूझ रहा, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इसके लिए किए जा सकते हैं। फिर हमारे पास है रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी जो हाउस के रूल है, हाउस की जो नियमावली है, कैसे हाउस काम करेगा, किस तरीके का प्रोसीजर होगा, कैसे हाउस अपने आप को कंडक्ट करेगा, तो वो बनाती है ये रूल कमेटी। एथिक्स कमेटी हमारे सदस्यों के मॉरल और एथिकल कंडक्ट को देखती है। कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है सदस्यों के लिए, संसद सदस्यों के लिए, और अगर कहीं कोई कोड ऑफ कंडक्ट में ब्रीच हुआ है तो उस पर नजर रखने की कोशिश करती है। जनरल पर्पस कमेटी होती है, जनरल पब्लिक पर्पस कमेटी, ठीक है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डे टू डे एक्टिविटीज में सहायता करती है। अच्छा, इसके बाद हमारा ये आ गया फाइनेंशियल मैटर, या हमारा आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 क्या है, कुछ दिन पहले हमने इसे पढ़ा था सर। बजट है सर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा जो बजट होता है वो हमारे संविधान के अंदर ही निर्धारित है। ये जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं करती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से नहीं करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाध्य है इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, उसको संसद के पटल पर रखना होता है, क्योंकि वो संसद के लिए जवाबदेह है। उसको जवाबदेही कहाँ पर है, संसद में। तो यहाँ पर वो रखती है कि उसके पास कितना एस्टिमेटेड रिसीप्ट होगा और कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा आने वाले साल के लिए। उसी को हम बजट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सरकार आने वाले साल में कहाँ से कितना पैसा उगाने जा रही है, कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगी और कैसे पैसा खर्चा करेगी, उस एक्सपेंडिचर का हिसाब करके ये दोनों काम करने के लिए ये हमारा आर्टिकल 112 निर्धारित करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक पैसा भी खर्चा नहीं कर सकती बिना पार्लियामेंट की सहमति के, ठीक है। जब तक पार्लियामेंट से वो एग्री ना करे, जब तक पार्लियामेंट ना कहे, तो अब तक हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक पैसा नहीं खर्च कर सकती। और बिना पैसे के करेगी क्या, बिना पैसे के तो बेकार है। तो इसी के लिए, ठीक है, अपने खर्च को पूरा करने के लिए वो ये रिक्वेस्ट, तो वहाँ पर ये अपनी वो डालती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि उसे कितना एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होगा, कि कितनी पैसे की आवश्यकता होगी।
कितना चार्ज होगा और कितना अदर एक्सपेंडिचर प्रोपोज्ड होगा। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है? चार्ज एक्सपेंडिचर, ये पैसा आपके ऊपर चार्ज है। पहले हमने बात की है इस पे। सर जो पहले से ही उनको खर्च करना हो। हाँ, मतलब नहीं, ये खर्च नहीं करते। असल में ऐसा होता है ना, जैसे कोई चार्ज होता है, चार्ज ऑप्शनल नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। जैसे आप सोचेंगे कि जैसे आपने मान लीजिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप में कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे कुछ ना कुछ लोग जरूर, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड में पैसा कैसे होता है? सर वो क्रेडिट आप होते रहता है हम लोग के अकाउंट में। नहीं, आप पहले खर्च कर लेते हो, ठीक है। आपने पहले पैसा खर्चा कर लिया, आप गए बाजार में, क्रेडिट कार्ड लिया और उसको स्वाइप किया, उसको उस मशीन से निकाला, जितना पैसा खर्चा हुआ वो आपके खाते से, मतलब आपके क्रेडिट का अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, आपके क्रेडिट अकाउंट से डेबिट होगा। 1 महीने तक आप उसे खर्च करते रहते हैं। उसके बाद जब पेमेंट की डेट आती है तो वो पैसा, क्योंकि आपने उनसे ले रखा है क्रेडिट कार्ड कंपनी से, तब आपको उनको देना होता है। तो वो जो पैसा होता है वो चार्ज होता है, आपको देय है, ठीक है। वो ऑप्शनल नहीं है, वो देय है। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि आप बाजार गए, सामान खरीद रहे हैं, आपको कोई सामान अच्छा लगा, तो आपकी इच्छा है आप उसे देना चाहें अपने अकाउंट से पैसा, ना देना चाहें। अगर आपको लगता है कि मुझे सामान देना है तो आप दे सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं खरीदना तो आप ना, तो आपके कार्ड से जब तक आप नहीं चाहेंगे वो देंगे नहीं। पर उस केस में क्योंकि आपने वो पहला पैसा पहले ही खर्च कर लिया है, तो अब आपको वो पैसा देय है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप तो सामान खरीद चुके हो, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपके बिहाफ पर उसको पे भी कर दिया है, तो अब आपको वो पैसा देना हो। तो ये जो चार्ज होता है ये वही खर्च होता है जो देय, ठीक है, जो आपको देना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। जैसे कौन सा खर्चा ऐसा होता है जो कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज है? जो सैलरीज हो गई सर, प्रेसिडेंट सैलरी, की। किसकी सैलरी? प्रेसिडेंट किसकी प्रेसिडेंट सैलरी? तो प्रेसिडेंट, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। जो इनके ऑफिस का खर्चा है, इनकी तनख्वाहें हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, सबसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके जजेस, उनकी सैलरी, सीएजी, सीएजी भी शायद चार्ज, मुझे श्योर नहीं, पर ये इनका श्योर है कि ये चार्ज होते हैं। वो भी मेरे ख्याल से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके सैलरीज, पर्क, उनके बेनिफिट्स, दे आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उनको उनको स्वीकार करने की भी जरूरत नहीं है। वो नहीं कह सकते हैं, पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं इनको मत दो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाले बदमाश हैं, इनको पैसे मत दो, वो नहीं कर सकते। दे आर चार्ज, उनको देना होगा। परंतु यहाँ पर उनको सूचित करना होता है, पार्लियामेंट को बताना होता है कि हमारे को इतना पैसा चार्ज है, इतना पैसा कंसोलिडेटेड फंड में। जैसे चार्ज का एक एग्जांपल ये भी है कि जब ब्रिटिश राज्य था, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जितने भी, गवर्नर जनरल से लेके लोएस्ट आदमी तक, उन सबके जो पैसे होते थे वो इंडिया पर चार्ज थे, तो इंडिया को उनको देना ही होता था। ब्रिटिश आर्मी का जो खर्चा था वो उसको देना पड़ता था। लड़ाई वो ब्रिटिश इंटरेस्ट में लड़ते थे, पर पैसे हमें देने पड़ते थे। तो ये चार्ज का ऐसे सिचुएशन है। तो ऐसे ही अब हमने बहुत सीमित जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं जिनको हम चाहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या इवन पार्लियामेंट भी उनकी शक्तियों को प्रभावित ना कर सके, क्योंकि अन्यथा वो कहेंगे नहीं देख ले भैया दे दो। जैसे आम आदमी का होता है ना, जैसे हमारे जैसे जो सरकारी बाबू लोग हैं उनका क्या होगा, देखो काम करो ठीक है, नहीं ठीक से काम करोगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी अगले महीने,
प्राइवेट सेक्टर में होता है ना ऐसा, ठीक है। तो आदमी डर से काम करता है कि नहीं यार, जैसा बॉस कह रहा है वैसा कर लो, है ना। बॉस इज ऑलवेज राइट। प्राइवेट सेक्टर में हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि भैया तनख्वाह बॉस ने दिलवानी है, नहीं तो कह देगा बॉस कि नहीं भैया ये काम नहीं करता है, इसको तनख्वाह मत दो, तो आपकी तनख्वाह नहीं आएगी। तो ऐसे में आपका काम क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर में जब आप काम करोगे तो क्या होगा आपका काम? योर एक्शन विल बी अफेक्टेड बाय दिस डिसीजन, कि आपकी तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी। यही सेम चीज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी कर सकते हैं। भाई आप उनको गाड़ी, मतलब जो भी उनके जो बेसिक चीजें हैं वो खत्म कर दोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके आगे प्लीड कर रहे हैं, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है जज साहब, देखो आपके यहाँ मेरे लिए ये केस आ रखा है, जरा देख लेना, जरा ध्यान रखना, ठीक है। तो जज साहब कह रहे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल देख लूंगा। ऐसा होता है ना हमारे कॉमन समझ में, क्योंकि हम प्रभावित हो सकते हैं, हो किए जा सकते हैं अगर हमारे पेक्यूनरी बेनिफिट उससे संबंधित है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये कंसोलिडेटेड फंड का हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं जो इसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर हैं, जो भी खर्चा करना है वो हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना होता है। और दो तरीके का खर्च होता है, रेवेन्यू अकाउंट पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है और उसको अदर एक्सपेंडिचर से सरकार को खर्च कर कर बताना होता है कि कितना रेवेन्यू अकाउंट में, कितना कैपिटल अकाउंट में। जो हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़े थे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इस पैसे को खर्च किया जाना होता है। ठीक है। अब जैसे ये वही बात जो है ना कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है दैट इज नॉट सबमिटेड टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि वो तो चार्ज है, अब उसमें वोट देने का कोई फायदा नहीं है। आर्टिकल 113 है जिसमें डिमांड फॉर ग्रांट होती है, ठीक है। लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो डिमांड उसके समक्ष रखी जाती है, लोकसभा के समक्ष, ठीक, कि इतना पैसा हमें ग्रांट किया जाए। हर मिनिस्ट्री अपने अपने लिए पैसा मांगती है कि इतने पैसे का ग्रांट हमें दिया जाए, और वो जब लोकसभा की सहमति होती है तभी वो पैसा मिलता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद। इसमें राज्यसभा का जो बजट होता है उसमें रोल नहीं होता, क्योंकि ये मनी बिल होता है। तो मनी बिल होने के कारण उसको राज्यसभा अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, पर इससे आगे नहीं जा सकता। तो जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स है, ठीक है, किस मंत्रिमंडल को कितना पैसा दिया जाना है, ये डिमांड ऑफ ग्रांट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। हर मंत्रालय अपनी एक डिमांड फॉर ग्रांट देता है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज के लिए जो डिमांड होती है, जहां लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां पर सेपरेटली डिमांड प्रस्तुत की जाती है। डिमांड फॉर ग्रांट के बाद आर्टिकल 113 के डिमांड फॉर ग्रांट के बाद एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन होता है कि जो डिमांड फॉर ग्रांट होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर वोट किया जाता है, जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उसको प्रस्तुत किया जाता है और उस फंड को एप्रोप्रिएट किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। विदाउट this process no money can be withdrawn from consolidated fund of India, ठीक है। तो consolidated fund of India से अगर आपको पैसा निकालना है तो हमारे को उसकी स्वीकृति के बिना, संसद की स्वीकृति के बिना हम वो पैसा नहीं निकाल सकते। भारत के अंदर में जो फंड्स हैं, जो सरकार के अपने फंड्स हैं, वो हैं आर्टिकल 266 एक के अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 266(2) के अंदर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट। ये याद रखने बहुत जरूरी है, कौन सा कंसोलिडेटेड फंड है, कौन सा पब्लिक अकाउंट फंड है, कौन सा कंटिजेंसी फंड है, ठीक है। तो आर्टिकल 266 एक देता है हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 266(2) देता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स,
आर्टिकल 267 हमें देता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो किसी ऐसी स्थिति में, अनफोर्सीन स्थिति में, ठीक है, ये कोई ऐसा आवश्यक एकदम से कोई जरूरत पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में खर्च करने के लिए एक कंटिंजेंसी का फंड होता है, किसी आप मतलब कंटिंजेंसी होने के एकदम से आप मतलब पहले से जिसको हम एंटीसिपेट ना कर सकें, कंटिंजेंसी होती है कि कोई ऐसा खर्च जिसको हम सोच नहीं पाए पहले कभी, तो ऐसे खर्च को हम इस कंटिंजेंसी फंड से कर सकते हैं पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा। इसको आर्टिकल 267 के अंतर्गत बनाया जाता है और ये फंड प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पर रहता है। जो कंसोलिडेटेड फंड का पैसा होता है वो केवल पार्लियामेंट की स्वीकृति से या जो लॉ का प्रोसीजर है उसके द्वारा ही खर्च किया जा सकता है। परंतु जो कंटिंजेंसी फंड है इसमें लेजिस्लेचर के अथॉराइजेशन के बिना भी, मतलब उससे पहले भी ये पैसा खर्च किया जा सकता है। तो दोनों में यही अंतर है। कंटिंजेंसी ऐसा नहीं, कोई मान लीजिए आपदा आ गई, युद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं चाहेंगे कि हम संसद का वेट करते रहें कि संसद का सदन होगा तब हम वो करेंगे। उधर से पाकिस्तान या कोई देश हम पर चाइना हमला कर रहा है, हम बैठे हुए अपने फंड का इंतजार कर रहे हैं। तो इसके लिए ये कंटिंजेंसी फंड होता है। और आर्टिकल 267(2) के अंदर में कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट्स भी है, ठीक है, राज्यों का अपना कंटिंजेंसी फंड है। तो ये हो गया हमारा पार्लियामेंट की जो मोटा मोटा कार्रवाई। पार्लियामेंट की कार्रवाई से संबंधित अगर मुझे कुछ और पॉइंट्स हैं तो मैं एक बार आपको अपडेट कर देता हूँ कि कोई चीज़ आपका कोई सवाल हो तो पहले तो आप अपने सवाल पूछ लें। सर मैंने सेंड किया था व्हाट्सएप पे, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था। वो इलेक्शन प्रोसेस में ऐसे मतलब बताया था। क्या दोबारा बोलो। सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको सेंड किया है जो क्वेश्चन था। कब किया था? आज? अभी मॉर्निंग में। हाँ। अच्छा, क्या क्वेश्चन है दोबारा बोलो, अभी मेरा फोन नहीं है अपना। सर इलेक्शन प्रोसेस का जो वो होता है कि कोटा कितना है और एमएलए का 1 वोट जो फार्मूला अप्लाई होता है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, किसका इलेक्शन? शायद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोल रही हो क्या? हाँ वही STPS जो है उसमें सर कोटा का दिया था कि इंसर्टेड द सम ऑफ टोटल वैलिड वोट्स वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू आप किसके वोट किसकी बात कर रही हो? प्रेसिडेंट का सर, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। सर ये बात कर रही है कि MP की और MLA के वोट की वैल्यू क्या होती है, इनको समझ नहीं आया प्रोसेस। समझ तो क्या मिल जाए। सब कुछ दिया हुआ है। मैं कहने का मैं फार्मूला तो मैं भी अभी मेरे को एग्जैक्टली तुरंत तो मुझे भी नहीं याद आएगा। फार्मूला होता है कि उस फार्मूला से डिसाइड होता है, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट होता है इलेक्शन, सर उसी फार्मूला से डिसाइड होता है ना कि क्या मतलब उनका इलेक्शन प्रोसेस क्या है। नहीं, वो पहले से डिसाइड है वोट की स्ट्रेंथ, ठीक है, कि वोट का कितना उसमें वो होगा, वेटेज होगा। ऐसा होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट का या कोई भी इनडायरेक्ट इलेक्शन जब होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के अपने कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इसीलिए हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलो जो 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 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ये थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है।
इसके कई सारे वेरिएशंस भी होते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, हमारे राष्ट्रपति इसी सिस्टम से चुने जाते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब ये है कि सभी राज्यों का, सब संसद का बराबर प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। तो उनका प्रतिनिधित्व का रेशियो फिक्स किया गया है कि हर एक का अपना एक वोट शेयर रहेगा। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, अगर मान लेते हैं हम राष्ट्रपति को साधारण चुनाव से चुनते तो क्या होता, अगर हम जो नॉर्मल वोटिंग है उससे हम राष्ट्रपति को चुने, तो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल है। ये बेसिकली राष्ट्रपति का ना लेके आप सभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को, अभी हम राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे, केवल इस सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और वो राष्ट्रपति में हमारे कैसे लागू होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जानना है कि ये बेसिक आइडिया क्या है। Sir, total number of elected members in the state of legislative assembly. वहां पर नहीं पहुंच रहा, वहां भी जाएंगे, पर वहां से जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है। जब तक हम बेसिक आइडिया नहीं समझेंगे, हम क्यों घटा गुणा माइनस कर क्या रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं। कोई भी चीज समझने के लिए उसका बेसिक समझना चाहिए। हम फॉर्मूला रट लेंगे फिर भूल जाएंगे, पर अगर हमें कंसेप्ट याद रहेगा तो वो फॉर्मूला तो हम कभी भी क्रिएट कर देंगे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या? अगर जैसे हम सर MP MLA को डायरेक्ट वे में चुनाव करते हैं तो एक लंबा प्रोसीजर और काफी लंबी वोटिंग, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक, अगर हम ऐसे ही उनको चुन के लेके आते तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव भी होता, निष्पक्ष रूप से वो काम भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर वोटिंग नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को आप फिर नहीं समझ रहे हो सर। ये एक गवर्नमेंट का जो चुनाव करने के लिए जो यूज होता है, वो एक प्रणाली जिसको कह सकते हैं कि वो एक सिस्टम है। इसमें सिस्टम क्या है, इसमें प्रोपोर्शनल क्या है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू सर, जितनी वोट जिस अकॉर्डिंग टू प्रपोजिशन ऑफ द वोट मेंबर्स आर इलेक्टेड। हाँ, इसका बेसिक आइडिया क्या है। देखो, लोकतंत्र होना क्या चाहिए, लोकतंत्र में क्या कहते हैं हम, बेसिक फंडामेंटल चीज क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग शासन करते हैं। इसमें मोनार्की शासन करते नहीं है, इंडिविजुअल शासन नहीं करते। इसमें कौन शासन करता है, लोग शासन करते हैं, ठीक है। पीपुल आर दी रूलर, हम यही आइडिया कह रहे हैं ना यहाँ पे, डेमोक्रेसी, ठीक है, रूल ऑफ पीपल। किसका शासन है, लोगों का शासन है। अब लोगों का शासन आप कैसे इंश्योर करोगे, सारे लोग जाकर, या तो जैसे पंचायत हो जाए, छोटा सा सिस्टम है, अगर हम घर के अंदर हैं 10-20-50 लोग हैं, वहां पर हम कर सकते हैं कि 50 लोग जितने मौजूद हैं, 50 के 50 लोग अपने अपने पक्ष में वोट दें, अपनी अपनी बात कहें, और जो बात सही लागू हो उसको कर लिया जाए। तो यहाँ 50 के 50 लोग मौजूद हैं। परंतु जो देश, जैसे आबादी जब ज्यादा है या किसी भी देश की बात करें, तो वहां पर सारे लोग तो इकट्ठे हो नहीं सकते कि किसी डिसीजन को लेने के लिए। हर रोज तो आप इलेक्शन कर नहीं सकते हो, तो आप क्या करते हो, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेते हो। यही रिप्रेजेंटेशन का आइडिया है कि हमने अपने पूरे देश को कितने सारे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया है। हमने बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड कर दिए हैं। कितने MP के सीट है हमारे देश में, 545 MP के सीट, मतलब 553 550 है, 2 नॉमिनेटेड है, 545 पर हमारे इलेक्शन होते हैं। तो ये 545 हिस्सों में हमने अपने देश को डिवाइड कर दिया। लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल बात करें, हर एक में से एक आदमी चुनकर आएगा और वो आदमी चुनकर संसद जाएगा, संसद में अपने क्षेत्र की बात करेगा, ठीक है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर होता है। यहाँ पर हमारी पॉलिटी में बहुत कुछ गलत हो चुका है। गलत ऐसे हो चुका है
कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हुआ फील नहीं करता, वो अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ फील करता है। वो ये कहता है कि भैया मेरे को तो पार्टी ने खड़ा किया है, तो मैं तो पार्टी जो कहेगी वो कर दूंगा। ये गलत अप्रोच है, ये बिल्कुल फंडामेंटली गलत है, और इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी की ये स्थिति भी हो रही है। क्योंकि हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या जो भी सांसद होता है, उसका अपने लोगों से अटैचमेंट नहीं है। बेसिकली यहाँ के लोग उसको चुन रहे हैं, ये लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमने जिसको भी चुना वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, पर वो जैसे ही वहां पहुंचेगा संसद में, वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है मैं तो फलां XYZ पार्टी का आदमी हूँ, तो मैं केवल उसी की बात करूंगा, मैं लोगों की बात नहीं करूंगा। हो सकता है यहाँ के आदमी और यहाँ के सदस्य में, भाई यहाँ पर और यहाँ पर उनकी प्रायोरिटी लोगों की अलग अलग है, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग है, ठीक है, उनकी सामुदायिक, उनकी जो कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स है वो अलग है, तो उनको अलग तरीके से बिहेव करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी वो पार्टी से भी उसको लड़ना पड़ेगा कि नहीं नहीं आप ये गलत कर रहे हो, वहां में मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को जरूरत ये है, आप दे ये रहे हो, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि लोग आएंगे चुनकर, पार्टी तो बाद का सिस्टम है, लोग अपने अपने क्षेत्रों से आएंगे, पार्टियां तो बाद में बनी है, लोग अपने अपने क्षेत्रों से आए, अपने अपने क्षेत्रों से आकर अपनी बात कहें। तो ये एक बेसिक आइडिया था, पर ये बेसिक आइडिया यहाँ पर लागू नहीं हो पा। तो यहाँ पर आइडिया है कि ये रिप्रेजेंटेटिव ऐसे 545 रिप्रेजेंटेटिव आए, और ये 545 रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनली अपनी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे संसद में हम कहे 545 सदस्य हैं, हमारे संसद, हमारे इसमें देश में 200 कितना आधी 50% महिलाएं हैं, तो 50% महिलाएं यहाँ भी होनी चाहिए, यानी कि 273 महिलाएं हमारे संसद में पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचती हैं। बहुत सारे सोशल बायस और बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं, क्योंकि दे आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी। अगर वो कम्युनिटी की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जब परफेक्ट आइडियल सोसाइटी में बनेंगी, तो अब वो 272 महिलाएं वहां पहुंचने लगेंगी। बहुत सारे अल्पसंख्यक ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, कि उनकी भाई वोट संख्या वहां पर बहुत है नहीं। मान लीजिए मैं एक अल्पसंख्यक हूँ, हमारी आबादी केवल हर क्षेत्र में 20% है, तो हमारे वाले सिस्टम में कौन सा सिस्टम हम करते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये 20% लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारी माइनॉरिटी की बहुत शिकायत है। अगर 20% हमारे देश में माइनॉरिटी है, तो संसद में कितने लोग होने चाहिए माइनॉरिटी से? करीब 110 सदस्य माइनॉरिटी के आने चाहिए। और हमारे संसद में कितने माइनॉरिटी के सदस्य होंगे? आप गिनना कल बैठ के कि माइनॉरिटी के कितने सदस्य हैं। अच्छा, फिर दूसरा एक और, अब जैसे SC/ST की बात की जाए, बाबा साहब ने बहुत दिमाग लगाया कि यार इस चीज को, क्योंकि उनको पता था कि ये होगा। जैसे आज माइनॉरिटी के 110 सदस्य नहीं होंगे, है क्या? नहीं होंगे। तो बाबा साहब ने इसी बात को एंटिसिपेट किया, उन्हें पता था कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। देन ही रिक्वेस्टेड फॉर पूना पैक्ट, जिसको हम बोलते हैं कि भैया रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसको माना नहीं गया। वो बाद में रिजर्वेशन में कन्वर्ट कर दिया गया कि ठीक है, हम आपको जो आपकी आबादी के प्रोपोर्शन में, ताकि आप डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंट हो, तो उस समय की आबादी के अनुसार 15% SC और 7.5% उस समय की आबादी, अभी आबादी ये बढ़ चुकी है, ये दूसरी बात है, तो उस समय की आबादी के अनुसार आपको रिजर्वेशन दे दिया गया, तो आपका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर दिया गया। SC/ST का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर दिया गया। But is it ensured representation? Reservation is sufficient for true representation of SC/ST? आज जो है No, मैं नहीं कह सकता कि हाँ SC/ST के 100 जितने भी वो होते हैं, सदस्य होते हैं, बिल्कुल ये हर साल चुने जाते हैं 130 सदस्य, 31-32 सदस्य हर साल हर लोकसभा राज्यसभा में लोकसभा में चुन के आते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, 131 सदस्य SC/ST समुदाय से आते हैं, पर ये रिप्रेजेंटेशन है?
नहीं सर। क्यों? वो तो SC/ST हैं। SC/ST है तो बात कहाँ सुनते हैं? वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ना कि SC/ST के लिए। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम नहीं कर रहे हो। इसका कारण ये है कि वो जिस समुदाय से आए हैं वो केवल उस समुदाय का हिस्सा है, ठीक है। वो SC/ST मतलब उस कास्ट से आए हैं, पर वो उस कास्ट को उनके जो आधारभूत इश्यूज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। रिजर्वेशन हमें कतई भी, रिजर्वेशन का जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि रिजर्वेशन केवल ये इंश्योर करता है, अगर मैंने किसी महिला को लेट्स से 33% वुमेन को रिजर्वेशन दे दिया या जितना भी दे दिया, उससे क्या इशू खत्म हो जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं खत्म होंगे? क्योंकि मेयरली जेंडर होना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जेंडर हो जाने से, जैसे कहते हैं ना सास ही बहू की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी महिलाओं के इशू का ही प्रतिनिधित्व करेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आदमी इंसान होता है, ऐसे ही कोई कास्ट का व्यक्ति एक कास्ट का व्यक्ति है, केवल उसकी कास्ट आइडेंटिटी है, उससे ज्यादा नहीं है। वो उन विषयों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो उस विषय को नहीं समझता है, ना उनके इश्यूज को जानता है, ना जानना चाहता है। उसे तो बस किसी ने पकड़ लिया कि भाई चल तू चल। तो ज्यादातर जो चुने जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो ऐसे ही लोग होते हैं, उनको पकड़ा जाता है और ये कहा जाता है भाई देखो हम तुम्हें टिकट दे रहे हैं, अब आपको हमारे अनुसार चलना है। तो चाहे वो A पार्टी करे चाहे B पार्टी करे, करते दोनों सब सारे जितने लोग हैं वो यही करते हैं कि भाई ठीक है तुम हमारे यहाँ पे खड़े हो जाना, काम हमारा कर दे। तो इसलिए वहां प्रतिनिधित्व खत्म हो जाता है। इसी को इंश्योर करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाया जाता है कि लोग जो है उनको वो लोग आगे आए जो उस समुदाय को, जिस समुदाय को हम चाहते हैं, तो उसका प्रतिनिधित्व करें, और ऐसा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हो पाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अगर हम जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2 बड़े धड़े हैं, ठीक है। अब इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है राष्ट्रपति का, इलेक्टोरल कॉलेज आप समझते हैं ना, मतलब इसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। उसमें कौन कौन लोग होते हैं? उसमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसमें सभी MP होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के, प्लस में जो MLAs होते हैं, इलेक्टेड MLAs होते हैं सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जो MLAs जितने भी MLA होते हैं। तो ये कुल मिलाकर इनका इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज में हमारे लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हो गए? 700, कभी हमने जोड़ा था ना 750 के आसपास, नहीं 750 से तो ज्यादा ही हो गए ना, लगभग 800 के आसपास सदस्य MP, सारे MP दोनों सदनों के। और टोटल MLAs कितने हैं? अगर मुझे ये नंबर ठीक याद है तो 4500 MLA हैं सारे राज्यों के मिला के। अगर मैं ये कहूं कि 800 प्लस 45 लोगों का एक मैंने इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया, जैसा हम अदरवाइज करते हैं, फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम में एग्जैक्टली यही कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। 5300 लोग हो गए। अब 5300 लोग वोट करेंगे, वोट करने के बाद जो भी फैसला आएगा तो राष्ट्रपति वही बनेगा। अगर ये 5300 लोग वोट करें और FTPT सिस्टम में करें तो डिसाइडिंग वोट किनका होगा? कौन तय करेगा कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा? सर जिसका मेजॉरिटी होगा। मेजॉरिटी मतलब जो MLAs वाला ग्रुप है। भाई MP वाला ग्रुप तो 800 ही है, हमारे टोटल MP 800 है, MLA 4500 है। तो अल्टीमेटली हमारे जो राज्य हैं वो ये तय करेंगे कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। यूनियन का उसमें जो, जबकि MP ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु उसके बावजूद उनके वोट का, क्योंकि वो तो एक ही आदमी है, वो ज्यादा आदमी है, तो किसी भी हालत में MLAs डिसाइड करेंगे, MP बिल्कुल डिसाइड नहीं। संसद का कोई से नहीं रहेगा क्योंकि संसद माइनॉरिटी में, यहाँ पर क्लियर कट माइनॉरिटी में, ये क्लियर कट मेजॉरिटी में है। तो प्रेसिडेंट बनने का काम कौन तय करेगा? MLAs तय करेंगे। और इसी चीज को रूल आउट करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए क्या किया गया है कि हमारे जितने वोट MPs के होते हैं
उतने ही बराबर ही वोट, मान लो 100 MPs को वोट दिए गए हैं तो 100 वोट MLAs को दिए जाते हैं, ठीक है। अब 100 को 800 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 100 को 4500 से, जिससे कि दोनों की भागीदारी बराबर बराबर रहेगी। इस इशू को मैं कल आगे कैरी ऑन करूंगा, ये इंपॉर्टेंट इशू है, आपको समझना चाहिए कि कैसे, क्योंकि ये राज्यवार भी फर्क करता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है अगला इसका हिस्सा। तो मुझे कल याद दिलाना, हम यहीं से इस चर्चा को शुरू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं, और अगर किसी को ना मालूम हो, क्लास 7:45 बजे कर दी गई है, 7:45 पर, तो सभी लोग उस समय पर जुड़ने का काम करें। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day. थैंक यू।